हम लोग देख रहे हैं नदी के बारे में। जैसे ये जो नदी है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पढ़ सकते हैं आपका मन है तो। इसको हम बाद में पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना। इसको हम बाद में पढ़ना चाहते हैं, जितना है से सब बाद में हम पढ़ना चाहते हैं। फिलहाल में आप लोग को दिखा देना चाहते हैं कितना छोड़ रहे हैं। इस नदी को बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। इस नदी को बाद में हम लोग फिर से पढ़ लो जाएगा। देख लीजिए पूरा है। बाद इधर आइए, 1 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नदी की लंबाई लिया गया है एनसीईआरटी के अनुसार। सब चंबल राजस्थान की एक ऐसा मात्र नदी है जो सालों भर बहती है। हालांकि राजस्थान में एक लूनी नदी भी है, वहाँ पर राजस्थान में कोई ऐसा नदी नहीं है जो सालों भर बहती है ना। लेकिन चंबल ऐसा नदी है राजस्थान में जो सालों भर बहती है। जो चंबल नदी जो है चौरासीगढ़ जिसको बोलते हैं चित्तौड़गढ़ के पास स्थित है, वहीं राजस्थान में प्रवेश करती है। पूछा जाता है चौरासी या चित्तौड़गढ़ कहाँ है राजस्थान में, क्यों प्रसिद्ध है। कि चंबल नदी जो आती है जो सालों भर बहती है राजस्थान में, वो सबसे पहले राजस्थान का हिस्सा है चौरासीगढ़, यहीं सबसे पहले इसमें प्रवेश करती है। राजस्थान में हिलने के लिए पहले चौरासीगढ़ से ही आने पड़ता है, तब जाकर के राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंसरोगढ़ जो कहते हैं, भैंसरोगढ़ के चित्तौड़गढ़ के पास एक चुलिया जलप्रपात है। पूछा जाता है चुलिया जलप्रपात कहाँ है, तो चुलिया जलप्रपात आपको भैंसरोगढ़ है। भैंसरोगढ़ है तो भैंसरोगढ़ कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो राजस्थान, तो इसका मतलब हुआ चुलिया जलप्रपात आपको भैंसरोगढ़ है। तो फिर चंबल राजस्थान का एकमात्र ऐसा नदी है जो सालों भर बहती है। यह चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करता है। कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में पहुँचता है इस नदी पर, मैंने चंबल नदी पर। तो यही बात बोलता है, इस नदी पर भैंसरोगढ़ चित्तौड़ है। इसी भैंसरोगढ़ के पास एक चुलिया जलप्रपात है। इसका मतलब हुआ चुलिया जो है चार से चंबल नदी पर है। सिंध नदी भारत में केवल जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है। पूछा जाता है सिंध नदी जो है कहाँ से होकर बहती है भारत में। अभी जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख क्षेत्र में हो गया। यहाँ पे अब लद्दाख बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, लद्दाख बोलेंगे। अब लद्दाख क्षेत्र से बहता है, ठीक ना। सिंध नदी लद्दाख क्षेत्र से बहती है। भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें 1960 ईस्वी में या 1960 के अधिनियम के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी का एवं उसके सहायक नदी, सिंधु नदी उसके सहायक नदी है ना, झेलम रावी ब्यास है ना, सहायक नदी झेलम और चेनाब है ना। सब सहायक नहीं, केवल झेलम और चिनाब है ना। झेलम और चिनाब जो संपूर्ण जल का केवल 20% ही जल का उपयोग कर सकता है, ऐसा भारत के बारे में कहा गया। यह नेहरू पाक के राष्ट्रपति आयूब खान के बीच हुआ था समझौता। पूछा जाता है सिंधु जल समझौता किन दो व्यक्ति के बीच हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान के बीच हुआ था। यहाँ देख रहे हैं ना, रायगढ़ और रत्नगिरी के बीच सावित्री नदी बहती है। पूछा जाता है सावित्री नदी कहाँ बहती है, तो रायगढ़ और रत्नगिरी के बीच में सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों को स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। यानी कि रायगढ़ ऊपर हो गया, रत्नगिरी नीचे, दोनों के बीच में कौन सी नदी है, रायगढ़ रत्नगिरी के बीच में सावित्री नदी है। प्रायद्वीपीय नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः लंबाई देखा जाए, महानदी आता है मागो कृपे काव्य आता है। म से महानदी, तब ऊपर नीचे होगा तो महानदी, ऊपर नीचे होगा तो गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, पे से पेनार नदी, का से कावेरी नदी, वै से वैगा नदी। महानदी पर स्थित है आपका उड़ीसा में सबसे बड़ा बांध है ना। महानदी पर कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। मागो कृपे काव्य, म से महानदी, गो से गोदावरी नदी, कृ से कृष्णा नदी, पे से पेनार नदी, का से कावेरी नदी, वै से वैगा नदी। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम, लंबाई के अनुसार सबसे लंबा गोकरी नब काता। गोकरी क्या करता है, नाम काटता है सबके। गोकरी। गो से हो गया गोदावरी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, गोदावरी नदी। फिर कृ से हो गया कृष्णा नदी, न से हो नर्मदा नदी,
नर्मदा आपको कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा के पहाड़ी से निकलता है। ताप्ती नदी निकलता है अमरकंटक के सबसे पूर्वी छोर से। अमरकंटक से एक सोन नदी भी निकलती है। चलिए, गो से गोदावरी, कृ से कृष्णा, न से नर्मदा, म से महानदी है ना, का से कावेरी, ता से ताप्ती। महानदी इसमें भी है, इसमें भी है। गो से गोदावरी, कृ से कृष्णा, न से नर्मदा, म से महानदी, का से कावेरी, ता से ताप्ती। भारत क्या कहते हैं हम लोग, है ना, एवं मान लेते हैं। चंबल राजस्थान में ऐसा महानदी है जो सालों भर पानी रहता है इसमें। चंबल नदी जब राजस्थान में प्रेजेंट होती है तो सबसे पहले चौरसियागढ़ में प्रवेश करती है। इसको कहते हैं चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ के पास आसपास है आपको भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ के आसपास है। वहीं आपको चुलिया जलप्रपात है। पूछा चुलिया जलप्रपात कहाँ है, भैंसरोगढ़ यानी कि चंबल नदी पर है चुलिया जलप्रपात। सिंधु नदी के बारे में तो देख लिए हैं। रायगढ़ और रत्नगिरी के बीच में सावित्री नदी सीमा बनाती है। मागो कृपे कावे ये घटते ये दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई की नदी है। घटते क्रम में नदी हो गया सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो गया, है ना। प्रायद्वीप नदी की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, फिर से कृष्णा, न से नर्मदा, म से महानदी, का से कावेरी, ता से ताप्ती। भारत के झील के बारे में देखते हम लोग है क्या। भारत की सबसे बड़ी पूछेगा, भारत के सबसे बड़ी तटीय झील कैसा झील, तटीय झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। लैगुन झील का एग्जाम्पल आता है और गोखुर झील भी बोल सकते हैं इसको। लैगुन झील को गोखुर झील कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है। आपको लैगुन झील के बारे में पूछेगा भारत के सबसे बड़ी तटीय झील में आता है चिल्का झील जो खारे पानी की झील है। लैगुन झील का एग्जाम्पल भी आता है। लैगुन झील का एग्जाम्पल आता है पेनार, देखिए आगे पढ़ लीजिए पीछे है। चिल्का झील जो खारे पानी की एक लैगुन झील है, यानी कि खारे पानी के सबसे बड़ी झील चिल्का झील होता है भारत में। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। चिल्का झील में कहा नौसेना का प्रशिक्षण दिया जाता है, केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी है ना नदी से जल प्राप्त करता है। पूछा जाता है चिल्का झील जब बरसात होता है तो उसमें चिल्का झील कहाँ से पानी नहीं लेता है, दाया से, और भार्गवी नदी से जल प्राप्त करता है। दाया और भार्गवी से नदी से जल प्राप्त करता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है। कितना है, 65 किलोमीटर। चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है। चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है। गहराई लगभग 2 मीटर है। पूछा जाता है बताओ भारत के सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। कैसा एग्जाम्पल है, भारत का सबसे खारे पानी की झील भी माना जाता है। लैगुन झील का एग्जाम्पल आता है चिल्का झील। चिल्का झील पर नौसेना का प्रशिक्षण दिया जाता है। चिल्का झील बरसात के दिनों में चिल्का झील दाया से पानी लेता है और भार्गवी से पानी लेता है। चिल्का झील के लंबाई देखा जाए 65 किलोमीटर है और चौड़ाई हो जाए 8 से 20 किलोमीटर चौड़ाई है। गहराई देखा जाए चिल्का झील के तो 2 मीटर है। डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। देख रहे हैं डल झील के, देख रहे हैं डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जम्मू कश्मीर। तो बुलर झील जो है भारत की सबसे गहरी झील भी है और भारत का सबसे मीठी जल भी झील है। देखना है भारत के सबसे ताजे जल के सबसे बड़ी झील आपको बुलर झील है। कौन सा, बुलर झील। और गहरी झील भी माना जाता है। वही कह रहा है भारत के सबसे मीठे जल की झील बुलर झील हो गया और सबसे गहरी झील भी है जम्मू कश्मीर में। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। बैरीनाग झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में ये एरिया पहले था, पूरा एरिया था, अब लद्दाख एरिया कट के ऊपर नीचे जम्मू कश्मीर। बुलर झील देख लिए, डल झील देख लिए, और क्या होता है अनंतनाग झील भी यहीं है जम्मू कश्मीर में। जानासर झील आपके जम्मू कश्मीर में है। जानासर झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में ही है। शेषनाग, जानसर, अनंतनाग, डल झील, बुलर झील सबको जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। वही डल झील हो गया, बुलर झील हो गया, बैरीनाग झील हो गया, ये सब जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग देखें, अनंतनाग झील देखें, है ना, ये सब अनंत देखे भी जम्मू कश्मीर में देखें। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। मानस बल लग जाए तो जम्मू कश्मीर। मानस बल छूट गया था, देखिए मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है।
चलते हैं अब हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे। कौन सा झील आता है? राजसमंद झील। राजसमंद, राजसमंद राजस्थान। पिछौला झील राजस्थान। सांबर झील राजस्थान। और देखेगा जयसमंद राजस्थान। राज करेगा उसको जय करना है। जयसमंद झील राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान। डिंडवाना झील राजस्थान। देखिए ये पूरा देख रहे हैं ना, ये आपको पूरा राजस्थान का एरिया दिख रहा है। तो राजस्थान कौन कौन सा झील है? तो देखिए राजस्थान जयसमंद, फतेह सागर झील, सांभर झील, सांभर झील राजस्थान में है। पुष्कर झील, नक्की झील। अंदर हो गया जयसमंद, सांभर, फतेह सागर, पुष्कर, नक्की। बाहर में देखिए पिछौला झील राजस्थान, लूनकरण झील राजस्थान, पंचभद्र झील राजस्थान, डिंडवाना झील राजस्थान, सब राजस्थान है। देवर झील, देवर झील आपको राजस्थान निकी के नीचे है। राजसमंद झील यहाँ है। राजसमंद जयसमंद है, ये राजसमंद है, राजस्थान है। क्या कहते हैं? जयसमंद, फतेह सागर, सांभर, पुष्कर, नक्की, पिछौला, लूनकरण, पंचभद्र, डिंडवाना, देवर, राजसमंद, सब राजस्थान में है। देखिए यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ी मीठे के जल को झील है। कौन सा झील है? देवर झील। देवर झील जो है राजस्थान में पड़ता है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। हम लोग भी देखें राजसमंद झील, पिछौला झील, सांबर झील और फतेह सागर झील। फतेह सागर के बाद फतेह सागर हो गया, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिंडवाना झील, ये सब राजस्थान है। तो सबसे मीठे जल की झील आपको राजस्थान का पूछेगा तो देवर झील है। देवर झील इसमें नहीं दिया, ठीक ना। नेक्स्ट सांभर झील जो है सबसे खारे पानी की झील माना जाता है। सातताल झील उत्तराखंड में है। ताल लग गया, ताल लग गया, ताल लग गया, ताल लग गया तो उत्तराखंड में पूछने की जरूरत नहीं है। उधर भी ताल है, देवताल, नवकुछिया ताल, खुरपा ताल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है और थोड़ा सा देख सकते हैं, देखना चाहते तो उत्तराखंड ये एरिया है। सात ताल भी है, भीमताल भी है, रूपकुंड झील है। रूपकुंड झील इसमें ताल नहीं लगा, फिर भी उत्तराखंड के है। नैनी झील उत्तराखंड के है। रूपकुंड नैनी उत्तराखंड है। चलिए हो गया, सांभर हो गया, सात ताल हो गया, नैनीताल हो गया, साकस ताल हो गया उत्तराखंड में, माला ताल उत्तराखंड में, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश का देखते हैं। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के एक ही है झील जी, एक और है कोलेरू झील और हुसैन सागरवा और कोलेरू दोनों होता है आपको आंध्र प्रदेश में। ज़रा देखते हैं डायग्राम में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश का एरिया है, देख रहे हैं ना। आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया, यहाँ तक है, उड़ीसा तो सटा हुआ है। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील भी है आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब दिखाता है तेलंगाना में चल गया है ना। अब कहाँ चल गया? तेलंगाना में हुसैन सागर। उड़वा नगर, ये है उड़वा नगर पर, जुड़वा नगर कहा जाता है जी। क्या है? जुड़वा नगर बोला जाता है हुसैन सागर को, जुड़वा नगर। आंध्र प्रदेश के भी और तेलंगाना के भी एरिया में पड़ा है जुड़वा नगर। हिमायत सागर भी बोलते हैं, तेलंगाना में है। हम लोग कोलेरू झील, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है और जुड़वा सागर के नाम से जानते हैं हुसैन सागर को। नेक्स्ट हुसैन सागर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में देखें। पुलकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। लैगून झील लैगून अनूप का बनाता है पुलकट झील, लैगून झील है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलकट झील। देखिए यहाँ पर पुलकट झील है ना, आंध्र प्रदेश ऊपर हो गया, तमिलनाडु नीचे हो गया। ये दोनों का सीमा पर बनाता है पुलकट झील। दो राज्यों के सीमा पर बना है पुलकट झील। ये क्या लिख रहा है? कोलाई किली वैली सब यहीं पर है तमिलनाडु में। वेरिनाग झील तमिलनाडु। चेम्बरमबकम झील तमिलनाडु में है। क्या कहते हैं हम लोग? पुलकट झील, लैगून झील के एग्जाम्पल है। पुलकट झील देखें तमिलनाडु में है ना। दो राज्यों की सीमा बनाते हुए देखें इसको, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है?
यहीं देखिए लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर। ये देखिए यहाँ मणिपुर हो गया। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर, मणिपुर के एरिया है। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील मणिपुर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। लोकटक झील मणिपुर, वही देखिए लोकटक झील मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर में है। नागिन झील मणिपुर में क्यों है? नागिन झील जम्मू कश्मीर, जिसमें नाग लगल है जम्मू कश्मीर। शेषनाग हो गया जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, लुनकरस राजस्थान, जयसमर राजस्थान देख लिए, फतेह सागर भी राजस्थान देख लिए, लोकेशन डिडवाना राजस्थान, देवताल ताल देखो उत्तराखंड, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, कुरपा ताल उत्तराखंड, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, और हुसैन सागर आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा। हाँ, चिल्का झील सबसे उड़ीसा है। देखिए यहाँ से देख रहे हैं ना, उड़ीसा में पड़ता चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील जो खारे पानी की झील है चिल्का झील है। और पूर्वोत्तर भारत का है सबसे बड़ी झील लोकटक झील माना जाता है, जो मणिपुर में है। उड़ीसा में कौन कौन है? डांजिया, सारा, अनुसुपा, डांजिया, सारा, अनुसुपा, चिल्का झील उड़ीसा में हो गया। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में देख लिया। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है और खारे पानी की झील है उड़ीसा। लोनार झील महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में लोनार झील पड़ता है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चिल्का झील सबसे बड़ी लेगुन झील है, उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में देख लिए। वेमनाड झील केरल में है। वेमनाड झील कहाँ है? केरल में। देखिए यहाँ पर वेमनाड झील है, केरल में पड़ता है आपको। और वेमनाड झील के अलावा अष्टमुदी झील भी केरल में है। और कोई है सस्तम कोटा झील, सस्ता कोटा झील आपको केरल में है। वेमनाड, अष्टमुदी और सस्तम कोटा झील केरल में है। वही देखें हम लोग, अष्टमुदी झील केरल में देखें, वेमनाड झील भी केरल में भी देखें। लेगुन झील का एग्जाम्पल है वेमनाड, है ना, पश्चिमी भाग में पाया जाता है। पेरियार झील केरल में है। अष्टमुदी, पेरियार, पेरियार के अलावा एकरा में पेरियार नहीं दिया केरल में, ठीक ना। अब लिख दिए हैं पेरियार झील भी केरल में पड़ता है। वेमनाड, पेरियार, अष्टमुदी, है ना, सस्तम कोटा झील केरल में है। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछेगा तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है। कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत। कौन सा अथी पर है? रिहन नदी पर है, रिहन नदी पर। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त होना चाहिए। कैसा समतल गर्त? वो पहाड़ से घिरा। देखिए इस बगल बगल देख रहे हैं, पहाड़ से घिरा है और समतल उसे कहते हैं। चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। चौरस सतह होना चाहिए और अनप्रवाहित मतलब उसमें नदी का पानी नहीं होना चाहिए, और छोटी झील होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, इसी को कहते हैं पलाया। इसमें वर्षा का पानी जमा होती है। क्या होता है? इसमें वर्षा का पानी जमा होती है, परंतु जल्दी भाप बनकर उड़ भी जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सेलिनास कहते हैं। अधिक नमक ज़्यादा रहेगा इसमें, इस पलाया को सेलिनास। और पलाया का अरब रेगिस्तान में खबरी, अरब रेगिस्तान में क्या बोलते हैं? खबरी के नाम से कह रहा है। अधिक नमक वाली पलाया को क्या बोलते हैं? सेलिनास। पलाया को क्या बोलते हैं अरब रेगिस्तान में? तो खबरी कहते हैं, खबरी। और ममलाहा, ममलाहा भी बोलते हैं, ममलाहा। तो सहारा में इसको सीट बोलते हैं, सहारा में सीट। सांभर और डिडवाना झील थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील बालसन के उदाहरण है और डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। ये डिडवाना झील आपको देखा जाए राजस्थान में है। सांभर झील, डिडवाना झील दोनों थार मरुस्थल में है और दोनों को दोनों राजस्थान के थार मरुस्थल में पड़ जाता है और पूर्वी सिरे पर है। थार मरुस्थल के पूर्वी भाग पर है। खारे पानी की झील माना जाता है दोनों को। सांभर झील तो ऐसा खारा झील है कि जिसको बालसन का झील कहा जाता है। और डिडवाना झील पलाया का उदाहरण हो गया, है ना। छोटा हो गया डिडवाना, सांभर झील बड़ा हो गया बालसन का। डिडवाना झील पलाया का उदाहरण हो गया। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील, चोलामू झील है सबसे अधिक। पूछेगा भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा झील है? तो चोलामू झील। चोलामू है तो ऊंचाई है। कहाँ है? सिक्किम में है चोलामू झील। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। पूछा जाता है तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम चोलामू झील से। सिक्किम की जो भी चोलामू झील है वहीं से निकलता है। आपको चोलामू झील तीस्ता नदी से निकलती है। महाराष्ट्र के बुलडाना जिला है। कौन सा जिला है? महाराष्ट्र के बुलडाना जिला में एक लोनार झील है। वो ज्वालामुखी उद्गार से बना है।
तो पूछेगा महाराष्ट्र के बुलढाना जिला है, कहाँ कौन सा झील है? लोनार झील है। बुलढाना जिला में कौन झील है? लोनार झील है। उकाई परियोजना गुजरात में है, जो ताप्ती नदी पर स्थित है। कैसा झील है? मानव निर्मित झील है, पूछा जाता है। उकाई परियोजना कहाँ है? यह भी झीलें है, उकाई परियोजना कहिए या उकाई झील कहिए, जो गुजरात में है। वो ताप्ती नदी पर है। कौन सा नदी पर है? ताप्ती नदी पर उकाई। तो कैसा है? मानव निर्मित है। हालांकि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहेगा तो गोविंद बल्लभ पंत है, जो रिहन नदी पर है। रिहन नदी पर कृत्रिम है, लेकिन मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित होगा जो भी है ना। उकाई हो गया ताप्ती नदी पर मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, जो दोनों को दोनों राजस्थान में है, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। ये तीनों चंबल नदी पर है। पूछा जाता है राणा प्रताप सागर कहाँ है? और जवाहर सागर, ये तीनों आपको राणा प्रताप रस, राणा रस, जवाहर सागर को दोनों राजस्थान में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है। तीनों कहाँ हो गया? चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर नलगोंडा जिला तेलंगाना, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा नदी के तट पर है। निजाम सागर पूछा जाता है नागार्जुन सागर नलगोंडा जिला में पड़ता है। कहाँ? तो तेलंगाना में ना। तेलंगाना में पूछेगा तो नागार्जुन सागर नलगोंडा जिला में है। अगर यही पूछेगा आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो गुंटूर जिला। ये दोनों के बाउंड्री पर है नागार्जुन, जो कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध। निजाम सागर तेलंगाना, मंजरा नदी एवं तुंगभद्रा कर्नाटक में स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर है। मानव निर्मित झील माना जाता है दोनों, नागार्जुन और तुंगभद्रा दोनों मानव निर्मित झील है। नागार्जुन हो गया कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा हो गया तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा हो गया लोकटक झील मणिपुर। ये पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी के सबसे बड़ी झील माना जाता है। पूछा था पूर्वोत्तर भारत में लोकटक झील क्या है? मणिपुर में है। क्यों प्रसिद्ध है? कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील माना जाता है। झीलों में केबू लमजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ का है केमू लमजाओ जो तैरता पार्क है। कैसा पार्क है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। किस पर है? लोकटक झील पर, मणिपुर में, जो मीठे पानी की झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में पड़ता है, जो सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पूछा जाता है हुसैन सागर कहाँ है? हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। हुसैन सागर के बारे में चर्चा है, देख लीजिए यहाँ पर है। हुसैन सागर हो कैसा करने? हुसैन है, देखिए हुसैन सागर झील ऐसे आंध्र प्रदेश दे दिया, मेन रूप से आंध्र प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर हुसैन सागर दोनों जगह पर है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद और सिकंदराबाद के जो बीच है, उसी दोनों के बाउंड्री पर है हुसैन सागर। आंध्र प्रदेश का राजधानी होता है हैदराबाद। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल एक लैगून झील है। पश्चिमी तट पर जाओगे, वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर है ना, वेम्बनाड झील है, केरल में है। एक लैगून झील का उदाहरण हो गया। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है। वेम्बनाड झील पर कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप यही है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। वेलिंगटन द्वीप पर क्या होता है? राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47 के है, जो वेलिंगटन द्वीप पर है। देखिए वेम्बनाड झील लैगून झील का एग्जाम्पल है, जो केरल में है। वेम्बनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप है। तो वेलिंगटन द्वीप की खासियत क्या है? कि राष्ट्रीय नौकायन जो भी होता है, प्रतियोगिता कंपटीशन यही होता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47 है। इससे कोई छोटा राष्ट्रीय मार्ग नहीं है। तो कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप, यानी वेलिंगटन द्वीप पर ही है। पूरी तट पर स्थित पुलकट झील है ना, पूरी तट पर स्थित पुलकट झील है। वही पुलकट झील जैसे लोकटक झील है मणिपुर, जहाँ केबू लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क है मणिपुर में, लोकटक झील पर। यहीं एक पूरी तट पर एक और झील है पुलकट झील, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पहला हो गया भारत का सबसे बड़ी झील लैगून झील चिल्का झील है ना। पुलकट झील कहाँ है? पूरी तट पर स्थित है। दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पुलकट झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु राज्य में है। पूछा जाता है पुलकट झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कैसा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा झील है। 84% भाग कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 16% भाग कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। बैरी टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है। बैरी टापू का नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर क्या है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ये बैरी द्वीप पर है। पुलकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी है, कालजे है, सोनमुखी है। पुलकट झील का तमिलनाडु में है। दूसरा सबसे बड़ा भारत का लैगून झील है। 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में है ना। तो इसका पूछा जाता है कि पानी कहाँ से लेता है? पुलकट झील का मुख्य स्रोत अरानी नदी से पानी लेता है और कालजा नदी से पानी लेता है। सोनमुखी नदी से भी पानी लेता है। रानी, कालजे, सोनमुखी।
बकिंगम नहर पुलकर झील के पश्चिम हिस्से में है। पूछा था बकिंगम नहर कहाँ है? पुलकर झील है ना, यही पुलकर झील जो तमिलनाडु में 84% भाग है, आंध्र प्रदेश में 84%, 16% भाग तमिलनाडु में है। यही पुलकर झील में पश्चिम में जाओगे तो आपको मिलता है कौन सा झील? बकिंगम नहर मिलता है, जो पुलकर झील के पश्चिम में पड़ता है। इसे यहाँ पर भी पश्चिम में है, पश्चिम हिस्से में पड़ता है बकिंगम नहर। पुलकर झील के आंध्र प्रदेश नलौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में, तमिलनाडु तिरुवल जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया। कहता है कि पुलकर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पुलकर झील के पश्चिम में क्या है? बकिंगम। पुलकर झील आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला? नलौर जिला है। यहाँ हिस्सा नलौर जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश वाला 1976 में क्या हुआ था? 1976 ईस्वी में, और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला है वहाँ पर वाले हिस्सों में 1976 में। आंध्र प्रदेश वाला पूछेगा हिस्सा में 1976 नलौर जिला, और तमिलनाडु के हिस्सा पूछेगा तिरुवल्लुर वाले हिस्से 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य है। कैसा पक्षी अभयारण्य भी यहाँ पुलकर झील पर। तो पुलकर झील के बारे में बहुत सारा चीज़ देखें हम लोग, है ना। लोकटा झील मणिपुर है, पूर्व भारत का सबसे बड़ी झील माना जाता है। केबुलम जाओ, तैरता हुआ पार्क यहीं है। हुसैन सागर झील और हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में है ना। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है, यानी कि हुसैन सागर में सबसे आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी तट पर वेबनाड झील है, जो एक लेगुन झील की वेबनाड झील एक लेगुन झील है। वेबनाड झील भी एक लेगुन झील है। ये वेबनाड झील पर वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है वेलिंगटन द्वीप पर। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग N47 जो देखा जाए वेबनाड झील पर ही है। पूरी तट पर पुलकर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील माना जाता है ना। 84% भाग आंध्र प्रदेश में है, 16% भाग पुलकर झील का तमिलनाडु में है। पुलकर झील पर ही बड़ी टापू स्थित है ना। बड़ी टापू जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, है ना। तो इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बड़ी टापू जो है श्रीहरिकोटा से अलग करता है। श्रीहरिकोटा अलग करता है बंगाल खाड़ी से। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ? सतीश धवन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र है। पुलकर झील के जल का स्रोत अरानी नदी, काली नदी, सोनमुखी नदी से है। बकिंगम नहर देखा जाए पुलकर झील के पीछे में है, अब यहाँ पर किताब में भी पीछे है। पुलकर झील के आंध्र प्रदेश नलौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा 1976 में, और तमिलनाडु वाला तिरुवल्लुर वाला जिला में 1980 में क्या है? एक पक्षी अभयारण्य है। भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जोगी अगरसोपा साराथी नदी पर। जोगी अगरसोपा कौन सा? साराथी नदी पर है, 255 मीटर की ऊंचाई है। सबसे ऊंची झरना आपको जोगी अगरसोपा है भारत का, है ना। सबसे ऊंची झरना जोगी अगरसोपा साराथी नदी पर है, 255 मीटर। यन्ना नर्मदा, एना ना से शुरू होता है, आना एना ना से अंत होता है, ना से शुरू होने वाला नर्मदा नदी है, 183 मीटर। शिव समुद्रम कावेरी, है ना। शिव है तो शिव काला होते हैं, शिव जी का है शंकर जी, तो काला तो कावेरी नदी। गोकक नदी पाइकारा नीलगिरी क्षेत्र में, पाइकार लोग नील गाय लेते हैं, तो पाइकारा नीलगिरी क्षेत्र। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी जो आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ, चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सालों भर बहती है। 84गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करता है। पूछा चंबल नदी कहाँ प्रवेश करती है? 84गढ़ में। और 84गढ़ भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास चुलिया जलप्रपात यहीं है चंबल नदी पर, वही है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। अभी देखें पुनासा भी चंबल नदी पर है, चुलिया पुनासा दोनों चंबल नदी पर है। बिहार हो गया टोंस, बिहार क्या है? टोंस नदी पर। धुआंधार नर्मदा नदी पर। हुंड्रू सोनरेखा नदी पर, हुंड्रू हो गया सोनरेखा नदी। धुआंधार हो गया, और ये ना संत होता नर्मदा, धुआंधार नर्मदा में धुआंधार होता रहता है। हुंड्रू सोनरेखा नदी पर। भारत के जलवायु के बारे में देखते हैं। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम रहता ना है उसी को बोला जाता है जलवायु। उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु कैसा है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी माना जाता है। इस वहाँ से सवाल बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मौसम क्या है? मौसम थोड़े समय की, किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में होता। पूछा जाता है सवाल, भारत में मौसम संबंधी सेवा कब होता? भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में होता, आरंभ हुआ था। तब 1875 में हुआ था स्टार्ट मौसम संबंधी। उसमें मुख्यालय शिमला था भारत में। पूछेगा भारत में मुख्यालय शिमला था उस समय, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 के बाद इसका मुख्यालय पुणे में ला दिया जाता है। उनसे सवाल बनेगा भारत में मौसम संबंधी सेवा कब होता है? 1875 में। 1875 में हुआ तो उस समय कहाँ मुख्यालय था? शिमला में। तब शिमला के बाद कब आता है? वो तो पुणे में दूसरा बार आता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। अब भारत का मौसम संबंधी मानचित्र यहीं से स्टार्ट होता है, पुणे से। भारत की जलवायु
को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले 2 कारक है। मानसून तो प्रभावित करवे करता है और 2 कारक है, जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत है ना, इसको भी प्रभावित करता है आपको हिमालय पर्वत। इसके उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती है। मध्य एशिया से जब भी आती हवा, मध्य एशिया से जब भी हवा आने वाला जो रहती है ना, इसके उपस्थिति हिमालय के उत्तर में हिमालय पर्वत के कारण वो क्या है, मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवा, मध्य एशिया से जब भी आती है हवा, यहाँ से हवा भारत में नहीं आ पाती है। ये भारत में यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ रोक देते हैं, यहाँ पर पूरे भारत में नहीं पाती है। दक्षिणी में हिंद महासागर भारत के नीचे क्या है, नीचे हिंद महासागर स्थित है। इसकी उपस्थिति या भूमध्य रेखा की समरूपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप में आप पाई जाती है ना, उष्णकटिबंधीय जलवायु और आदर्श रूप में पाई जाती है भूमध्य रेखा के कारण, ये प्रभावित करता है। उत्तर में हिमालय पर्वत भी है, दक्षिण में हिंद महासागर भी है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 चक्रवात होता है। 4 ऋतु कहिए चक्रवात पाए जाते हैं, 4 ऋतु चक्रवात पाया जाता है। कौन कौन सा है, शीत ऋतु, जो शीत ऋतु होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। शीत ऋतु को पूछेगा 15 दिसंबर से 15 मार्च, 3 महीना। फिर दूसरा ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक। ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से लेकर शुरू होता है, 15 जून तक चलता है। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर। शरद ऋतु 16 सितंबर शुरू होता है, 14 दिसंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर 14 दिसंबर। ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती है ना। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलोम उनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तर भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा, उत्तर भारत जो है ना, मैदानी भागों में कभी कभी देखो तो शीत ऋतु ठंडा में वर्षा हो जाती है। किस कारण, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है। उत्तर भारत में क्या होता है, कभी कभी देखो यहाँ पर पानी हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के कारण या तो फिर जेट स्ट्रीम के कारण यहाँ पर वर्षा हो जाती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट बोला जाता है। जब राजस्थान में जाएगा ये वर्षा इस एरिया में तो मावट के नाम जानते हैं। किसको कहते हैं, तो बोला होगा उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में ठंडा दिन में क्या होता है, वर्षा हो जाती है ना। जब वर्षा हो जाती है तो किस कारण से होता है, पश्चिमी विक्षोभ कारण होता है। इस एरिया में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हो जाती है, जिसे या पश्चिमी विक्षोभ कहिए या तो फिर जेट स्ट्रीम के कारण होता है। जेट स्ट्रीम के कारण भी वर्षा होती है। लेकिन राजस्थान में यही वर्षा जब होता है पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण, तो इसे मावट कहते हैं। राजस्थान में क्या बोलते हैं, मावट के नाम से जानते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। लौटते मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून का दौर होता है। ये तो देखें हम लोग उत्तर भारत के मैदानी भाग में देखें, पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम, राजस्थान में मावट कहते हैं। जाड़े के दिन में कभी कभी देखोगे जनवरी फरवरी महीना में कभी बूंदाबांदी पानी होने लगता है। कहाँ, तमिलनाडु के जो तट है इस एरिया में पानी होने लगता है। तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट पर भी पानी होने लगता है। तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। कौन सा मानसून, लौटती हुई मानसून से, कभी लौटती हुई मानसून से इधर से पानी इधर होने लगता है। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। कौन सा, उत्तर और पूर्वी के कारण। देखो उत्तर में भी जा रही है और पूर्वी इधर में आ रही है। लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिमी बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है। गर्मी को देखो, गर्मी के दिन में असम और पश्चिम बंगाल में है ना राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं। असम और पश्चिम बंगाल में, यहाँ देखोगा यहाँ असम है ना, और यहाँ पर ये है पश्चिम बंगाल, ये है असम। यहाँ गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में पश्चिम बंगाल और असम में कभी कभी पानी हवा चलती है ना, तीव्र तेजी से हवा चलने लगती है यहाँ पर, जिनसे गरजे के साथ वर्षा भी होता है। तो हवा चलती है यहाँ पर, बहुत तेजी से हवा भी चलती है तो वर्षा होने लगता है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नरवेस्टर बोला जाता है। पूर्वी भारत में जाओगे तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, ये सब क्या, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सब पूर्वी भाग हो गया। यही हवा का जब तेजी से चलने लगता है तो पूर्वी भाग में हम लोग नरवेस्टर कहा जाता है। पूर्वी भारत में क्या बोलते हैं, नरवेस्टर, और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है। पूर्वी भाग में नरवेस्टर और पश्चिम बंगाल में आता है थोड़ा नीचे है ना, तो नीचे काल बैसाखी के नाम से जानता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं इस हवा को, काल बैसाखी। पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में इसे चेरी बलम कहते हैं। जैसे कर्नाटक में आता है, कर्नाटक इस एरिया में तो हम लोग चेरी बलम कहते हैं। तो जाता है कर्नाटक में इसको क्या बोलते हैं, चेरी बलास में है। और चेरी बलास एवं कॉफ़ी वर्षा कहता है। क्यों चेरी बलास में कहते हैं, कॉफ़ी हो जाता है कहाँ होता है, केरल में, तो कॉफ़ी के लिए उपजाऊ हो जाता है, इसलिए कॉफ़ी उपजाऊ वर्षा भी बोला जाता है, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होती है। आम के फसल के लिए लाभदायक होता है, इसलिए कभी कभी से दक्षिणी भारत में जब आम पकने लगता है इसी वर्षा से।
इसलिए आम्र वर्षा भी नाम से जाना जाता है। कि केरल में क्या बोलते हैं, केरल में आम्र वर्षा, है ना। क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में आसपास पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्रा चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। ये हवा को पूर्व भारत में नॉर्वेस्टर, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम इसलिए कहते हैं, है ना। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम इसलिए कहते हैं कॉफ़ी के लिए फ़ायदा होता है, जो कॉफ़ी को कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम के फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिणी भारत में जो केरल राज्य है, केरल यहाँ पड़ता है, यहाँ पर आम के फसल बढ़े फायदा होता है, इसलिए आम्र वर्षा भी बोला जाता है केरल में। उत्तर पश्चिम भारत केरल में आम्र वर्षा बोला जाता है मैंगो सवर। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को लू कहते हैं। कभी कभी देखोगे लू आपको उत्तर भारत में चलता है, राजस्थान में। उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर भी होना चाहिए, है ना। उत्तर पश्चिम भाग जो है यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में चलने वाली जो गर्म शुष्क हवा होती है उसे लू कहते हैं। लू हमेशा राजस्थान में चलती है, लू कहते हैं। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। वर्षा ऋतु आता है, वर्षा ऋतु उत्तर पश्चिम भारत जैसे राजस्थान, है ना, जहाँ लू चलते हैं, वहाँ उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान बगल में इधर है, पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उष्ण दाब क्षेत्र बन जाता है तो मानसून गर्त का नाम जानते हैं। इस समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण NATC उत्तर की ओर खिसकने लगता है। उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण करने खिसकने लगता है, NATC उत्तर की ओर खिसकने लगता है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पश्चिमी पौने और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्य पौने विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। पूछा जा सकता है दक्षिण पश्चिम मानसून फेरल के नियम पर आधारित है। दक्षिण भी है और पश्चिम भी है, दक्षिण में भी आ रहा है और पश्चिम में भी जा रहा है, इसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत का अधिकांश वर्षा लगभग 80% भाग मानसून से दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होता है। 80% भाग वर्षा। भारत के प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में बढ़ गया है। भारत का आकार कैसा, प्रायद्वीपीय आकार है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ भारत का केरल राज्य है, जून के प्रथम सप्ताह में यहीं से हिलता है ना, एक जगह। 15 जून सागर फैल जाता है ना। अरब सागर की शाखा से उठता है इधर, और यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा कर केरल के तट पर वर्षा होता है। पश्चिमी घाट जो पर्वत है इसी से टकराता है, तो पूरा गदा पानी होता है केरल के पश्चिमी तट पर। यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा करके केरल के तट पर वर्षा लाते हैं, इसे मानसून प्रस्फोट है। इसी का बोलते हैं मानसून प्रस्फोट कहते हैं, मानसून बरस्ट। वर्षा जब होने लगता है इसे कहते हैं मानसून प्रस्फोट स्टार्ट हो गया। गारो खासी जयंती पहाड़ी पर बंगाल खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा पर वर्षा लाती है। देखिए गारो खासी जयंती मेघालय राज्य में होता है ना। गारो खासी जयंती ये सबका है दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य से आने वाला, दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाला जब दक्षिण पश्चिम पहाड़ियों पर गारो खासी जयंती पहाड़ियों पर बंगाल के खाड़ी से यहाँ जब बंगाल खाड़ी से आगा, है ना, वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का शाखा अधिक वर्षा लाती है यहाँ पर, है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ के स्थित एक मेघालय में स्थित है मासिनराम का स्थित है। कहाँ पर, मासिनराम में वर्षा पूरा होता है। मेघालय में स्थित है मासिनराम, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1141 सेंटीमीटर है। देखिए यही कह रहा, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियों पर बंगाल खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ मासिनराम में मेघालय में विश्व में सर्वाधिक प्राप्त करने वाला स्थान है ना। पानी वर्षा होता है लगभग 1141 या 1180 सेंटीमीटर भी देता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है वर्षा। गारो खासी जयंतियाँ मासिनराम मेघालय में। मानसून का अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है। अरब सागर जो होता है ना इधर, ये अरब सागर का सबसे ज़्यादा वर्षा लाता है, आपको सबसे ज़्यादा इसी से होता है। लगभग देखा जाए तो, है ना, 65% भाग अरब सागर से होता है और 35% भाग बंगाल के खाड़ी से होता है। वही कह रहा है मानसून की अरब सागर से शाखा का तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली माना जाता है अरब सागर के, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता जितना होता है उसका 65% अकेले रहता है अरब सागर से 35% भाग बंगाल की खाड़ी से रहता है, वर्षा होता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर के राजस्थान के मरुस्थल से होते हुए सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है। वहाँ धर्मशाला के निकट पर्वत के निकट धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है
है ना। देखिए अरब सागर के मानसून की शाखा का होता है सिंधु नदी से टकराता है। अरब सागर जो है इसके जब यहाँ से टकराता है जाकर के इधर सिंधु नदी से टकराता है ना। और सिंधु नदी से टकराता है तो सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़ता है। इसका सिंधु नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है इससे आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो राजस्थान का मरुस्थल आती है, इधर राजस्थान पड़ता है। फिर राजस्थान का मरुस्थल यहाँ पर पड़ता है ना। अरावली पर्वत राजस्थान में है। गुरु शिखर 1722 मीटर है। इसी मानसून में आता है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाएगा अधिक कहाँ देखें लोग सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल में हिलती है। और जहीं हिलती है यहाँ पर राजस्थान में तो सीधे होते हुए सीधे हिमालय से पर्वत से टकराता है। सीधे हिमालय का पर्वत से जाकर टकरा जाता है। फिर इधर से हिमालय पर्वत से टकराया, हिमालय पर्वत से टकरा करके क्या होता है वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा करती है। यानी कि धर्मशाला के निकट राजस्थान में है जो सबसे अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान के इस मार्ग में अवरोध है। राजस्थान का है इसका मार्ग में अवरोध है। यहाँ से आता है वर्षा नहीं करता है। पहाड़ी के कारण अवरोध होने के कारण वर्षा का अभाव है। कि अरावली पर्वत यहीं है। अरावली पर्वत अवरोध करता है राजस्थान में पानी होने से। वर्षा का अभाव हो जाता है क्योंकि अरावली पर्वत इनके समांतर है। अरावली पर्वत का है इनके समानांतर पड़ जाता है। वही कह रहा है अरब सागरीय मानसून की शाखा सिंधु नदी के डेल्टा से जुड़ती है और जा करके आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से टकराती है। तो वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा होती है। हिमालय के निकट धर्मशाला वहाँ अधिक वर्षा होती है। लेकिन राजस्थान में एक मार्ग में अवरोध होता है। कौन सा अवरोध करता है? उसी कारण वर्षा का अभाव होता है, कम होता है। कौन सा अवरोध करता है? अरावली पर्वत के है ना। वहाँ आपको वर्षा न होने देता है क्योंकि अरावली पर्वत का है हिमालय के समानांतर पर पड़ती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 80%। जूसी जून सितंबर। जूसी याद कर लो। जू से जून, सी से सितंबर। जूसी जून सितंबर 73.7%, कभी कभी 80% देता है यहाँ पर, है ना। फिर पर्वतीय मानसून काल से होता है आदि अक्टूबर दिसंबर। अ से अक्टूबर, दी से दिसंबर, आदि हो गया। पर्वतीय मानसून आदि 13.3%। पूर्व मानसून काल से माह से मार्च, माह से मई, माह से मार्च, माह से मई 10%। शीत ऋतु या उत्तरी पश्चिम मानसून से जनवरी फरवरी महीने में 2.6%। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून से जनवरी फरवरी में होता है ना। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर लौटती मानसून से होता है 2.6%। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जूसी पर्वतीय हो गया आदि। पूर्व मानसून माम, शीत ऋतु जनवरी फरवरी। तमिलनाडु पश्चिमी घाट का पर्वत ब्रिटिश छाया क्षेत्र में जब पड़ता है। पूछा जाता है तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट के ब्रिटिश छाया क्षेत्र में पड़ता है ना। देखिए वर्षा इधर होता है, इधर आपको पानी कम ज़्यादा होता है और इधर आपको वृष्टि क्षेत्र पड़ता है। इधर वृष्टि क्षेत्र तो तमिलनाडु इधर एरिया में पड़ता है तो वृष्टि क्षेत्र में आता है। वही कह रहा है तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत जो है इधर वृष्टि क्षेत्र, इधर सब वृष्टि क्षेत्र है। वृष्टि क्षेत्र में पड़ता है तमिलनाडु। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा है। पूछा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तमिलनाडु एरिया में। क्यों? पर्वत के वृष्टि क्षेत्र में भाग में पड़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होता है तमिलनाडु में। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। पूछा जाता है शरद ऋतु क्या बोला जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है। यही शरद ऋतु देख रहे ना। शरद ऋतु नहीं है, शीत ऋतु है। उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी फरवरी में। शरद ऋतु क्या बोलते हैं? मानसून प्रत्यावर्तन का काल बोला जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होता है। इस ऋतु में यानी कि शरद ऋतु में या मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं जिसको। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल खाड़ी अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होता है। पूछा जाता है शरद ऋतु में जिसको कहते हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में है ना क्या होता है? तो चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। एक फिर से शरद ऋतु को क्या बोलते हैं? मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं, है ना। इस ऋतु में यानी कि शरद ऋतु में बंगाल खाड़ी में अभी देखें, अरब सागर अभी देखें, वहाँ पर दोनों जगह उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति होता है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्र में मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति होता है। जब यहाँ पर पूछेगा आंध्र प्रदेश उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति होता है। कौन काल से? शीत ऋतु में मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। यही जब शीत ऋतु में बंगाल खाड़ी और अरब सागर में जो उष्णकटिबंध चक्रवात उत्पत्ति होता है, बंगाल खाड़ी अरब सागर में जो उष्णकटिबंध चक्रवात उत्पत्ति होता है, इसी उष्णकटिबंध चक्रवात के कारण बहुत अधिक वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा आपको नुकसान कहाँ पहुँचता है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना। पश्चिमी पूर्वी घाट पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में देखिएगा, है ना। आंध्र प्रदेश इधर एरिया में आंध्र प्रदेश पड़ता है ना, और उड़ीसा पड़ता है इस एरिया में।
इस एरिया में उड़ीसा पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ये दोनों के, बंगाल खाड़ी से ज़्यादा इस एरिया में और अरब सागर से और गुजरात में सबसे ज़्यादा नुकसान है गुजरात में। वही कहता है तटीय इन चक्रवातों से पूरे तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश उड़ीसा में और पश्चिमी घाट कहेगा तो गुजरात में काफ़ी क्षति होता है। रिवाइज मार देते एक बार, जलवायु क्या है? जो लंबे समय तक जो मौसम रहता है उसे जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मौसम क्या है? किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए इसे एक दिन में या सप्ताह की अवस्था को मौसम कहते हैं। भारत मौसम संबंधी 1875 में शुरू होता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद पुणे लाया गया। उस समय था 1875 में शिमला में, अब पुणे में हो गया। भारत की जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। उत्तर में हिमालय जो पर्वत है ये कारक है, फिर आपको हिंद महासागर है। तो उत्तर में हिमालय जो है पर्वत, एशिया से आने वाली जो भी शीतल हवा है मध्य एशिया से जो भी हवा आती है यहाँ नहीं आ पाती है। दक्षिण में हिंद महासागर है, इसे भी प्रभावित करता है। उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श रूप पा जाती है। मानसून पौने द्वारा समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल देने के कारण भारत में 3-4 ऋतु चक्रवात है। शीत ऋतु को 15 दिसंबर से 15 मार्च, ग्रीष्म ऋतु को 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर और शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर। तिथियों का समान रहता है, कोई जरूरी नहीं है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर भारत में जो मैदानी भागों में ठंडा में भी वर्षा होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है। पूछा जाता है यहाँ पर वर्षा क्यों होता है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होता है, जिसे राजस्थान में क्या बोलते हैं? मावट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम की जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। जाड़ों के दिन में कभी कभी जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा ला देती है। जाड़ों के दिन में कोरोमंडल तट या तमिलनाडु के तट पर वर्षा लाती है। क्यों लाती है? यह लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। लौटते हुए या तो फिर उत्तर पूर्वी मानसून से होता है कोरोमंडल तट पर वर्षा। ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र हवा चलते हैं। असम हो गया और बंगाल में बहुत तेज हवा चलती है ना। और जब चलती है तो गरज के साथ वर्षा भी लाती है। हवाओं को पूर्वी भारत में जो हवा चलती है पूर्वोत्तर भारत में नार्वेस्टर करते हैं, पूर्व भारत में नार्वेस्टर, जबकि पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर आपको कालबैसाखी बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में कालबैसाखी नाम से। कर्नाटक में से चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कर्नाटक में जहीं आता नीचे तो चेरी ब्लॉसम कहते हैं, जो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहीं यहाँ आम के फसल भी होता है केरल में ज़्यादा फायदा, इसलिए केरल में आम्रवर्षा कहते हैं। वो आम्रवर्षा केरल में कहते हैं आम्रवर्षा। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को लू कहते हैं। उत्तर भारत में वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान के बीच में उष्ण दाब उत्पन्न होता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी को मानसून गर्त कहते हैं। इस समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है ना, उत्तर की ओर खिसकने लगता है, दोनों टकरा कर ऊपर में, जिससे विषुवत रेखा पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवत रेखा को पार करके फेरल का नियम का अनुसरण करते हैं और भारत में प्रवेश करते हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 80% वर्षा होती है। भारत का प्रायद्वीपीय आकृति है। आकृति कैसा? प्रायद्वीपीय आकृति है। इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखा में बढ़ जाता है ना। अरब सागर का शाखा, बंगाल की खाड़ी का शाखा। अरब सागर का जो शाखा है, अरब सागर का शाखा मानसून सबसे पहले केरल में आती है और जून के प्रथम सप्ताह में पश्चिमी घाट पर्वत से टकराते हैं, केरल के तट पर पूरा वर्षा लाती है। इसे मानसून प्रसोफ्ट के एग्जाम्पल है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा अधिक वर्षा लाती है ना। कहाँ? सबसे अधिक गारो खासी जयंतिया में, जिसके कारण है ना बंगाल खाड़ी से जो भी आती है अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से शाखा से अधिक वर्षा आती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासीराम मेघालय में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, 1141 सेंटीमीटर। मानसून के अरब सागर तुलना तो अधिक शक्तिशाली, यहाँ 65% वर्षा होती है। अरब सागर से 35% भाग बंगाल खाड़ी से। अरब सागर मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा से टकराती है, टकरा करके आगे बढ़ती है तो राजस्थान मिलती है, राजस्थान के मरोसा से होते हुए निकल जाती है ना। सीधे निकल जाने कारण है कि बीच में अरावली पर्वत है और सीधे हिमालय से टकरा जाते हैं। हिमालय के नजदीक धर्मशाला है, वहाँ पूरा वर्षा होती है। और राजस्थान में पनी नहीं होता है, कारण कि अरावली पर्वत जो है समांतर पड़ जाता है ना अरावली का। दक्षिण पश्चिम मानसून पूछेगा तो जून सितंबर, पर्वतीय कहेगा तो आदि अक्टूबर दिसंबर, पूर्व मानसून कहेगा तो माम हो गया मार्च मई। शीत ऋतु कहेगा तो उत्तर पश्चिम मानसून, शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम मानसून से
तमिलनाडु में लौटती मानसून से वर्षा होती है ना, या उत्तरी पूर्वी मानसून से कह सकते हैं जनवरी फरवरी में। लेकिन नेक्स्ट, तमिलनाडु पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, सही बात है। अब वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है यहाँ पर तमिलनाडु, है ना, पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है तमिलनाडु यहाँ पड़ जाता है। अब पड़ने के कारण यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होता है। पूछा था दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा क्यों कम होता है, क्योंकि पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है तमिलनाडु, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं। इस काल के कारण क्या होता है कि बंगाल खाड़ी में वर्षा होता है, चक्रवात चलती है, अरब सागर में भी चक्रवात चलते हैं। दोनों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होता है तो यह पूरी तटीय क्षेत्र में, मुख्य आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में वर्षा ज़्यादा लाती है। पश्चिमी तट पर पूछेगा तो गुजरात में सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचता है। कौन सी ऋतु शरद ऋतु मानसून प्रवृत्ति काल